इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में पीरियोडिक टेबल मैंने कब तक किया, केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इस हफ्ते मेरे पास तो 4 लेक्चर होंगे, मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 लेक्चर होंगे। 2 लेक्चर में हम लोग डीएनए ब्लॉक खत्म कर देंगे और 2-3 लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री, मतलब इस हफ्ते पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। फिर अगले हफ्ते हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डीएनए ब्लॉक के अंदर शुरू कर रहे हैं। तो डी एंड ब्लॉक का लेक्चर 1, ठीक, लेक्चर 1 है। और इसके अंदर बहुत अच्छी बात ये बता देता हूँ, इसके अंदर आपको खाली 2 चीजें पढ़नी है। 2 चीजें क्या क्या पढ़नी है आपको इसमें? आपको 2 कंपाउंड, जैसे हमारे एक एलिमेंट के बारे में आपको कम से कम 1 से 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता। तो आप इसके अंदर क्या पढ़ना होता है? आपके अंदर इसके अंदर डिटेल स्टडी किसकी करनी पड़ती है बेटा? डिटेल स्टडी किसकी करनी पड़ती है? K1O4 की और K2CR2 की डिटेल स्टडी। और इसकी डिटेल स्टडी किसकी करनी पड़ेगी आपको? डिटेल स्टडी किसकी करनी पड़ेगी? 2 एलिमेंट, एक है K1O4, एक कौन सा हमारे पास में K1O4, और एक हमारे पास में कौन सा है K2CR2। एक हमारे पास कौन सा है K2CR2O7, बराबर कितना बराबर है? एक K2CR2O7, ठीक। हमारे पास 2 चीजें और पहली और एक चीज क्या है? पहली चीज क्या है जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं? क्या? जनरल प्रॉपर्टी। इनको क्या पढ़ना पड़ता है? जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। जनरल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं जनरल प्रॉपर्टी की, तो जनरल प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? कैसे होगा जनरल प्रॉपर्टी? सर जनरल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी में सर इसके अंदर क्या पूरे डी ब्लॉक का और पूरे एफ ब्लॉक का एक चीज मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको क्या आना चाहिए, जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया था एक एक सीक्वेंस में, कि सबसे पहले क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियस, दूसरी बार उसके बाद पढ़ा था क्या? आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यही सब पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? हमको उसी तरीके से इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें सर इस पे पढ़ना पड़ेगा क्या? जनरल प्रॉपर्टी, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या जनरल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या सीधा सीधा बोलो कि इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आता है तो इसकी और भी एक प्रॉपर्टी होती है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हमारे पास में मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है इसकी जनरल प्रॉपर्टी में? यस सर। फिर उसके बाद में क्या है इसका? सर एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस जनरल प्रॉपर्टी की बात बता रहा हूं, एटॉमिक रेडियस। सर एटॉमिक रेडियस के साथ साथ और क्या हो सकता है? सर इसका आयनिक रेडियस भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर आयनिक रेडियस भी बता सकता हूं। सर उसके बाद में इसके पास में प्रॉपर्टी और आ सकती है क्या? इसका आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हमने डी ब्लॉक की पूरी आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ रखी है? ठीक। उसके बाद में इसका क्या आ जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, ठीक। अगर आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी क्या बेटा? ठीक है। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम एक एक करके पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा माइक यहाँ रखा हुआ है, चलो आवाज कर ले लिया होगा इतनी दूरी का। हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद में ये कलर कॉम्प्लेक्स। क्या चीज बेटा? कलर कॉम्प्लेक्स। ये कलर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है कि नहीं बनाता है? कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। कलर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ और क्या करता है बेटा? ये कलर कॉम्प्लेक्स के साथ और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की है? ठीक है, हाँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हमारे पास क्या एलॉय का फॉर्मेशन भी करता है? ये एलॉय का फॉर्मेशन भी करता है। और क्या हो सकता है बेटा? सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाता है। क्या बनाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाता है। सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसकी प्रॉपर्टी होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ साथ और कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी? इंटरस्टिशियल के साथ और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कुछ याद है? इंटरस्टिशियल के साथ, सर इंटरस्टिशियल के साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कौन सी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है सर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई। और भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है क्या कैटालिटिक प्रॉपर्टी? बोलो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अलावा और कोई भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है? सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी एलॉय हो गया, कलर कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे पास में, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है बेटा? एक हमारे पास प्रॉपर्टी और इसकी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट, और क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। 2 चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन सा? हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या? हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये सारी प्रॉपर्टी है। हीट ऑफ एटमाइजेशन हो सकता है। सर हीट ऑफ एटमाइजेशन के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और हो सकती है। हीट ऑफ एटमाइजेशन के साथ और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। हीट ऑफ एटमाइजेशन के साथ एक प्रॉपर्टी और हो सकती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन हो गया। इसका E0 SRP क्या हो सकता है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और डी ब्लॉक जब भी पढ़ोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे यही गलत होंगे।
ई नॉट एसआरपी तो समझ में नहीं आता है। मैंने एक एक करके बात किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, कलर कॉम्प्लेक्स, एलॉय का फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन और ई नॉट एसआरपी। क्या इतनी प्रॉपर्टी है जो मुझे डिस्कस करनी है? ठीक, ये हमारा लेक्चर, इसको हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 1 में। कहां पढ़ने वाले बेटा? ये हमारा पार्ट होगा लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग यही करेंगे, डिटेल स्टडी ऑफ KMnO4 और K2Cr2 और ये जो जनरल प्रॉपर्टी है डी एफ ब्लॉक का, ये कहां पढ़ेंगे हम लोग? लेक्चर नंबर 2 में। दोनों चीज हम खाली 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो आज हम लोग लेक्चर 1 की बात करते हैं, शुरू करते हैं। और आज क्या पढ़ने वाले बेटा हम लोग डिटेल स्टडी ऑफ KMnO4 और K2Cr2। ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं, डिटेल स्टडी ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2। सुनो, डिटेल स्टडी ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2। यही ना, डिटेल स्टडी ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2। अब देखो, डिटेल स्टडी ऑफ KMnO4 और K2Cr2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले डिटेल स्टडी में कौन आ रहा है बेटा? हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? हम लोग डिटेल स्टडी में बात करें, सबसे पहले क्या बात करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2। सर पहला हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। ठीक है सर, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2। अब प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 के अंदर मुझे 2 सेगमेंट को सीखना है। मैं ये डिटेल में पूरा पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्यों? क्योंकि यही काम आएगा एक्चुअली में। बाकी जो चीजें फास्ट करने वाली वो कर देंगे हम लेक्चर 2 में। सर प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पार्ट क्या है? क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन। क्या है? क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन। सबसे पहला पार्ट क्या है? क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन। अगर क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन की बात करें तो हमारे पास एक चीज समझ में आती है, क्या? इंटर कन्वर्जन की बात करें तो हमारे पास क्या समझ में आ रही बात बेटा? इंटर कन्वर्जन की बात करें तो हमारे पास एक बात एकदम सिंपल समझ में आ रही है, क्या? कि सर सबसे पहला क्रोमेट डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन की जब बात कर रहे हैं, हमारे पास एक हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? CrO4-। क्या है ये? CrO4-। CrO4-। इसका नाम क्या है? CrO4-। का नाम क्या होता है बेटा? CrO4-। का नाम क्या होता है? क्रोमेट। इसका नाम क्या होता है? क्रोमेट। इसका नाम क्या होता है? क्रोमेट। अब क्रोमेट का क्या होगा? क्रोमेट जब कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? Cr2O7-2-। Cr2O7-2-। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ये तब कन्वर्ट होगा जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। और जब इसको बेसिक मीडियम दे देंगे आप तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? ये Cr2O7 इसमें कन्वर्ट हो जा रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। बराबर है कि नहीं? क्रोमेट डाइक्रोमेट। अगर क्रोमेट की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज या येलो? इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ठीक, और इसका डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं? इसका कलर ऑरेंज होता है। अब मेरे समझ में एक सवाल आ रहा है कि सर अगर ये CrO4-2- को एसिडिक मीडियम दे दोगे तो Cr2O7 में चला जाएगा और H+ में डाल करके तो ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। ये कौन सी मीडियम में स्टेबल है? एसिडिक मीडियम में, है ना? ये कौन सी मीडियम में स्टेबल है बेटा? इसका कलर कैसा है? इसका कलर कैसा है? ऑरेंज। इसका कलर कैसा है? ऑरेंज। और ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल है ना? अगर देखा जाए तो एसिडिक मीडियम में क्या है ये? अगर इसको एसिडिक मीडियम दिया गया है तो ये कैसा है? स्टेबल है। ये एसिडिक मीडियम क्या है? स्टेबल है। और यहां पे अगर मैं देखूं यहां पे तो ये क्या करेगा? ये करेगा बेसिक मीडियम। इसका क्या नाम है बेटा? ये बेसिक मीडियम में कैसा होगा? ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में ये कैसा होगा? बेसिक मीडियम में ये कैसा होगा? सर ये स्टेबल होगा बेसिक मीडियम में। अब सवाल आता है कि इसमें एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा हुआ है कि अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग एक रिएक्शंस करा के देखें। अगर यहाँ पे एक रिएक्शंस कराएं तो यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगा? मैंने 3 चीजें यहाँ पे दी। हमारे पास यहाँ पे एक CO2 दे रखा है और क्या दे रखा है? NaOH दे रखा है। क्या दे रखा है? एक NaOH दे रखा है और यहाँ पे SO2 दे रखा है। बोला 3 मीडियम में आपको इसका रिएक्शन कराना है, बताइए कौन से मीडियम में रिएक्शन हो पाएगा, कौन से मीडियम में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने CO2 दे रखा है और यहाँ पे भी क्या दे रखा है? NaOH दे रखा है। ठीक, NaOH दे रखा है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो ऑरेंज कलर है डाइक्रोमेट है, ये जो डाइक्रोमेट है, तो डाइक्रोमेट का जो कलर है एसिडिक मीडियम में वो कैसा? ऑरेंज है ना? तो ऑरेंज कलर को जब आप एसिडिक मीडियम देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा? नो सर। अगर बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट कराए, बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्ट करा तो किस तरीके का हो जाएगा?
NaOH तो बेसिक मीडियम है ना, ये येलो कलर का फॉर्मेशन करेगा। येलो कलर का फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं कन्वर्ट हो चुका है, बराबर। लेकिन सर बोलता है कि SO2, सर क्या SO2 में भी रिएक्ट कर सकता है? बोलो SO2 में भी रिएक्ट करता है? हाँ सर SO2 में रिएक्ट कर सकता है। सर SO2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा, SO2 भी तो सल्फर ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी तो एसिडिक होता है, ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये कौन सी स्टेट में, यहाँ पे +6 में है और ये यहाँ पे कहां है +4 में, तो कोशिश करेगा कि सल्फर तो +6 में जा सकता है ना, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को रिड्यूस कर देगा। तो अगर ये क्रोमियम खुद को रिड्यूस करेगा तो +6 से कहां चला जाएगा सर, +3 में जाना सबसे बेहतर होता है। और क्रोमियम जब भी +3 के अंदर आएगा, क्रोमियम जब भी +3 के अंदर आएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, क्रोमियम +3 में आते ही इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर। कैसा कैसा कलर, ग्रीन कलर। मतलब सर अगर बोले तो क्रोमेट डाइक्रोमेट का इंटर कन्वर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि when chromate is in acidic medium it convert into dichromate and dichromate is stable in acidic medium and dichromate when react with CO2 it doesn't react और NaOH के साथ ये येलो कलर का हो जाएगा और ये SO2 के साथ रिएक्शन करके Cr+3 बना लेगा। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? चलिए बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या कि अगर क्रोमेट डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन हो गया, पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दूसरा पार्ट मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, दूसरी पार्ट की बात करने जा रहा हूं। क्रोमेट डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन के बाद दूसरी बात हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास में दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, हमारे पास। अच्छा ये अगर यहां चाहे तो हम यहां पे एक बात लिख सकते हैं क्या, एक नोट लिख लें क्या, दिस रिएक्शन मतलब दिस कन्वर्जन डिपेंड अपॉन क्या, पीएच। दिस कन्वर्जन डिपेंड अपॉन पीएच ना, अरे बोलो भाई क्या ये पीएच सेंसिटिव है कि नहीं? तो ये डिपेंड ऑन पीएच, ये पीएच सेंसिटिव रिएक्शन है, ठीक है सर, डिपेंड अपॉन पीएच समझ में आ रहा है। अगर मैं इसके नेक्स्ट बात करूं तो सर हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है क्या, हमारे पास दूसरा पार्ट जो लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड है, एक हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सर एक K2Cr2 है, क्या है बेटा, एक हमारे पास क्या है K2Cr2 और हमारे पास है एक Na2Cr2, हमारे पास एक क्या है Na2Cr2O7 है। ओके सर, Na2Cr2 है। सर आपने एक चीज देखा होगा, मैंने आपसे एक बात बता रहा हूं कि आप कभी भी कोई बॉटल वॉटल मंगाते होंगे तो बॉटल में तो देखते होंगे एक चीज, बॉटल में हमेशा एक चीज क्या देखते होंगे कि क्या देखते होंगे, हाँ बॉटल में क्या देखते होंगे कि उसके अंदर एक इतनी बड़ी पॉकेट रखी होती, मतलब पैकेट रखी होती, पॉकेट नहीं, इतनी छोटी सी पैकेट रखी होती है, उस पैकेट में कुछ ना कुछ रखा होता है, क्यों? क्योंकि बॉटल के अंदर मॉइस्चर ना जा सके, ठीक। अगर कभी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, महंगे रेस्टोरेंट में कभी गए हो कभी है, अगर कभी गए होगे तो वहां देखे होगे जो नमक का डब्बा होता है, नमक के डब्बा के अंदर चावल रखा होता है, ये बात देखा है कि नहीं देखा है, ठीक। नमक के डब्बे में चावल होता है, देखा है कभी? नहीं देखा है। हाँ देखो मैं बेटा क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, कभी किसी रेस्टोरेंट वालों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं भाई, अपनी अपनी सबकी जगह है। लेकिन दो चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो उसका हाइजीन जरूर देख लें, ठीक, हाइजीन जरूर देख लें। क्या अब आप लोग चले जाओगे चारबाग के पास में किसी भी रेस्टोरेंट के पास में और वहां खाना खाने पहुंच गए, तो चारबाग वाले में जानते हैं क्या स्थिति होती है, चारबाग की जो रेस्टोरेंट होती है उसकी स्थिति कैसी होती है, उसमें जो नमक का डब्बा होता है ना, नमक का डब्बा कभी देखा है कि नहीं? कभी देख लेना नमक के डब्बा के ऊपर जहां से वो नमक गिरता है, जहां पे उसमें होल होते हैं, छेद होते हैं, वहां देख लेना काला काला लगा होता है, सब जमा होता है एकदम, बिल्कुल जो गंदगी होती है जिसको मैल बोलते हैं हम लोग, है ना, वो वहां जमा होती है। और कभी भी वहां नमक अगर डालना चाहो तुम, कभी नमक डालो तो ऐसे पटखा करोगे निकलेगा नहीं, तो उसका सीधा तरीका क्या होता है, ढक्कन खोलो और जितना लेना हो उंगली डालो, नमक निकालो, अपने में डाल लो, फिर उठा के बंद कर दो, ठीक। और सब लोग यही करते हैं, ठीक। तो ये क्या, ये उल्टी क्या इसमें कर रही हो, जो होता है वो बता रहा हूं मैं, अगर ये तो ऐसा ही होता है। तो कोशिश करिए कि कम से कम थोड़ा सा हाइजीन वाला, और नमक वमक इस तरीके का हो तो कम नमक में भी काम चला लीजिए, उस नमक को न डालिए, है ना, नहीं तो नमक डालने के बाद फिर शरीर से आपके नमक निकलेगा, ठीक, फिर बीमारी पड़ोगे और क्या होगा, ठीक है। तो कभी अच्छे रेस्टोरेंट में जब जाइए तो अच्छे रेस्टोरेंट में क्या होगा कि अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर हमेशा जो, जैसे मैं आर्यन वगैरह रेस्टोरेंट में जाता हूँ जनरली, तो अब ऐसा नहीं होता क्योंकि मॉइस्चर होता नहीं, क्योंकि अब तो शीशे वाली बिल्डिंग सब बनने लगी है, लेकिन फिर भी मॉइस्चर जहां होता है तो क्या होता है, नमक जो है, नमक तो पानी को क्या नाम, नमक क्या करता है, चावल को जल्दी एब्जॉर्ब कर, नमक जो है पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो उसके अंदर जब चावल को रख देते हैं तो नमक और चावल के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो चावल भी क्या होता है, पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। कभी देखा होगा आपने घर में प्रैक्टिकल किया होगा कि मोबाइल आपका खराब हुआ तो मोबाइल को सबसे पहले क्या कहते हैं, चावल की बोरी में रखो। चावल क्या मोबाइल का टेक्नीशियन थोड़ी है, वो क्या करता है, उसके अंदर इतनी खासियत होती है कि पानी जो भी होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत भी जो तुम पोंछ पाछ लिए, ठीक है, वो भी है ना। कई लोग तो मोबाइल लेके जाते हैं बाथरूम में, समझ गए कि नहीं, वहां से गिरने के बाद भी लेके आते चावल में रख देते हैं,
ठीक है, फिर उसी चावल को बना के खाते हैं, ठीक है, वो भी नहीं करना है, वो फिर मोबाइल फेंक दिया करो, या तो चावल फेंक दिया करो अरे दो में से कुछ एक फेंक दिया करो, ठीक है। चलो खैर, तो चावल के अंदर जो मोबाइल डालते हैं तो वो चावल का काम क्या होता है, उस मोबाइल के अंदर जो पानी होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे पानी बचने के मतलब मोबाइल के ठीक होने तक चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से चावल का पानी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नमक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग चावल जब डाल देते हैं तो जो मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर जो नमक जो मॉइस्चर को पकड़ता है उससे पहले चावल पकड़ लेता है, तो इसलिए नमक हमेशा उसके अंदर सूखा ही रहता है, कभी उस पर डालोगे तो गिर जाएगा नमक। वो ऐसा नहीं कि ऐसा करते रहो गिरेगा नहीं नमक, नहीं निकलता बेटा, उसके सुराग इतने पतले होते हैं ना, हाँ दिमाग उनके पास है, ऐसा थोड़ी पागल थोड़ी बैठे हैं तुम्हारे जैसे थोड़ी वहां ठीक। तो अब ऐसे ही अगर मैं देखूं तो वाटर जो होता है ना, वाटर सोडियम है ना, सोडियम। अच्छा मैं थोड़ा सा आयनिक के बारे में बात करूं, हमने कहा था, याद करो, हमने कहा था थोड़ी बहुत, अगर आयनिक याद आ रहा हो आयनिक बॉन्ड के बारे में, हमने कहा था छोटा जो होता है, जब कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज जब बड़ा होगा तो हमने कहा था सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी किस बात पर डिपेंड करता था, Q बाई आर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि नहीं था, तो Q बाई आर मतलब जिसका रेडियस छोटा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ये तो था कि नहीं। तो जिसका अब सोडियम का रेडियस छोटा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मतलब वाटर ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये तो वाटर इसके अंदर ज्यादा अटैच होगा, इसके अंदर कम अटैच होगा। तो अगर मॉइस्चर मिलेगा तो सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, पानी इसी में एब्जॉर्ब होगा ना, इसमें तो नहीं होगा। तो क्या ये वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसको ह्यूमिडिफाई हो सकता है कि नहीं, और ये क्या होगा, ये कम करेगा, तो क्या क्रिस्टल बनने की टेंडेंसी इसके पास तो है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि K2Cr27 और Na2Cr27 में अगर देखा जाए तो K2Cr27 हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, कौन से नेचर का, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, मतलब ये मोर हाइग्रोस्कोपिक होगा। ये कैसा होगा, मोर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मोर हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, है ना, मोर हाइग्रोस्कोपिक, है ना, ये मोर हाइग्रोस्कोपिक है। और ये कैसा बेटा, लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कैसा, ये लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो सर ये लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, बात तो समझ में आ रही सर मुझे, लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, ठीक है। अब सर एक चीज और देखना है, मोर हाइग्रोस्कोपिक और लेस हाइग्रोस्कोपिक की बात हो गई। सर अगर लेस हाइग्रोस्कोपिक है तो क्या क्रिस्टल का फॉर्मेशन इसके अंदर ज्यादा होगा, तो क्या ये क्रिस्टल बनने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं। ये अगर क्रिस्टल बनेगा तो ये तो क्रिस्टल बनेगा नहीं, ये तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जो क्रिस्टल बन सकता है, क्या प्राइमरी हम लोग प्राइमरी लैब में कौन किसको यूज करेंगे, प्राइमरी यूज्ड इन, इसी को तो करेंगे ना, प्राइमरी यूज्ड इन लैब। और इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी यूज्ड इन लैब। क्यों, क्योंकि अगर लैब के अंदर तो हमको यही चाहिए ना कि कोई मिक्सचर नहीं चाहिए, जो है वही चाहिए, बराबर, इतनी बात की नहीं बराबर, पक्की बात है। अब हमको दो चीजें समझ में आ गई, क्या, क्रोमेट डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्जन, और उसके साथ में क्या क्या समझ में आ गया बेटा, हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट के बीच में किसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा, कौन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन, ठीक, हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27, किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन का मतलब, प्रिपरेशन तो पहले ही हेडिंग डलवा दिया ना। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, मेथड, क्या मेथड होगा प्रिपरेशन का इसके। तो सर अगर मेथड की बात करें तो मेथड देखिए, एकदम सिंपल सी बात देखिए, मेथड इसका क्या होगा सर, इसके अगर मेथड की बात करें तो इसका मेथड क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेट ओर लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, क्रोमेट ओर, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमाइट ओर लेते हैं। तो क्रोमाइट ओर FeO और प्लस क्या में होता है बेटा, Cr2O3, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ही बोलते हैं ना, क्रोमाइट ओर बोलते हैं ना। अब क्रोमाइट ओर के अंदर क्या करिए, देखिए ये एक आयरन ऑक्साइड है और ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, बराबर, सॉरी FeO क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये क्रोमियम क्या है, क्रोमियम भी तो एक मेटल ऑक्साइड ही है, Cr2O3, लेकिन इसका नेचर कैसा है, बेसिक, और इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक, इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक। तो हम चाहते हैं कि एक को सॉल्युबल बना ले, एक को इनसॉल्युबल बना ले। ये एक मेटलर्जी का प्रोसेस होता है कि एक को सॉल्युबल बनाओ और एक को इनसॉल्युबल बनाओ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक। हाँ अब फोकस किया है, फोकस ही नहीं कर रहा था, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, उठा करके हमने क्या डाल दिया, हमने यहाँ पे एक एयर डाला, क्या डाला बेटा, एयर, और यहाँ पे क्या डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट, एयर और सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर एयर और सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, ठीक, एयर और सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो इसमें जानते क्या हो जाएगा, इसमें FeO और Cr2O3, अगर ये दोनों इस समय क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है ना। अगर वाटर सॉल्युबल होते तो पानी में घुले हुए ना दिखाई पड़ रहे होते, पानी में कैसे दिखाई पड़ रहे होते, घुले हुए। बात बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक।
और अभी पानी में घुले हुए तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें जानते क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहां पे एक हो जाएगा Fe2O3 बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा वाटर सॉल्युबल, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस। मतलब ऐसा क्यों हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये तो इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या, ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है कि एसिडिक ऑक्साइड है ये, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो या कुछ भी ले लो, ये बेसिक ऑक्साइड है कि सोडियम कार्बोनेट कैसा नेचर का है, बेसिक है, बात बराबर है कि नहीं बराबर है, ये कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ, ये तो एम्फोटेरिक है, ये कैसा है एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक के साथ तो दोनों रिएक्ट कर सकता है ना, दोनों रिएक्ट कर सकता है कि नहीं, और इसके साथ तो ये भी बेसिक है, ये नेचर कैसा है इसका बेसिक, तो बेसिक के साथ बेसिक वाला क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो जिस तरीके से वाटर इनसॉल्युबल था, ये वाटर इनसॉल्युबल बना रहेगा, और ये क्या करेगा, इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया, पोटेशियम क्रोमेट, तो ये कैसा हो गया वाटर सॉल्युबल, ये कैसा हो गया वाटर सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया तो CrO4 हो गया ना, तो CrO4 2 माइनस को तुमने क्या किया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, या ऐसा कह सकते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CrO4 2 माइनस को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बेसिकली CrO4 2 माइनस ना बन करके जानते क्या बनेगा, क्योंकि यहां पे सोडियम लिया हुआ है ना, तो ये बन जाएगा Na2 और Na2CrO4 बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। और जब तुम इसको एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्जन हो जाएगा ना, तो Na2Cr2O7 बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन अब ये तो प्राइमरी यूज नहीं होगा, प्राइमरी यूज होगा क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर उठा के KCl डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं KCl, तो ये क्या बन जाता है K2Cr2O7, और यहां पे क्या बन जाता है NaCl बन जाता है, K2Cr2O7 और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या मुझे यही बनाना था कि नहीं बनाना था, क्या प्रिपरेशन मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो बात सही है कि नहीं सही है, ठीक, तो प्रिपरेशन मेथड भी आपको समझ में आ गया, बराबर है बात, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम लोग KMnO4 की, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की, बात बराबर है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई सबको, बोलो बेटा आया समझ में। लाइट भाग रही है बार बार, अगर प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 करना है, पानी पी लें, अरे पता नहीं तुम लोग का आदेश ना हो। देखो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 हो गया, ठीक, अब प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 हो गया है, तो हाँ देखो हमको MnO4 के बारे में 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि MnO4 एक हमारे पास मैंगनेट आयन है, कौन सा है बेटा, मैंगनेट आयन, कौन है MnO4 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं मैंगनेट आयन, इसको क्या बोलते हैं मैंगनेट आयन, मैंगनेट ही बोलते हैं ना, मैंगनेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैंगनेट आयन। और मैंगनेट आयन कौन से मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में कैसा होता है, स्टेबल होता है। पहली बात ये सीख लो है ना, पहली चीज तो ये सीख लो स्टेबल होता है। दूसरा चीज MnO4 जो होता है मैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, MnO4 2 माइनस एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये कैसा होगा सर, यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, किसमें सर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, और किसमें बेटा MnO4 माइनस में, किसमें MnO4 माइनस में, बात बराबर है कि नहीं, किसमें किसमें कन्वर्ट हो गया MnO4 2 और MnO4 माइनस में। अच्छा अभी हमारे पास MnO4 2 का एक केस और होता है, MnO4 2 माइनस है हमारे पास, ये भी मैंगनेट आयन है, मैं इसका 2 काम कर सकता हूं, अगर आप इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करा दिए, किसके साथ ओजोन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, या फिर इसका किसके साथ इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए, क्या करा दीजिए इलेक्ट्रोलिसिस, 2 काम कर लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए या फिर ओजोन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो ओजोन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये MnO4 माइनस का फॉर्मेशन करेगा, ये भी क्या करेगा MnO4 माइनस का फॉर्मेशन करेगा, बात बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों तरीका है। लेकिन बेस्ट मेथड क्या, ओजोन के साथ रिएक्शन कराना या इलेक्ट्रोलिसिस के साथ रिएक्शन कराना,
हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। तो चलिए ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब एक बार बताओ बेटा, अगर मैंने कहा कि हमारे पास मेथड क्या है प्रिपरेशन का, क्या बोला मैंने? मेथड। अगर मेथड की बात किया तो मेथड क्या होगा हमारे पास में? मेथड क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ओर होता है, मैंगनीज का ओर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड ओर। MnO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? MnO2 का क्या बोलते हैं बेटा? MnO2 को क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड ओर। कौन सा होता है? पायरोलुसाइड ओर बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है? पायरोलुसाइड ओर का कलर कैसा होता है? पायरोलुसाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। पायरोलुसाइड ओर कैसा होता है? ब्लैक कलर का। अब पायरोलुसाइड ओर का हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शंस कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सर हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसमें दो ही काम करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? दो काम कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा? सर इसको पहले आप क्या करिए, कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करने के बाद एक साथ और काम करना पड़ेगा, क्या? आप ऑक्सीडाइज करिए, रिड्यूस करिए, तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एयर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा? एयर। और एयर के साथ क्या डाल देते हैं? KOH। एयर के साथ क्या डाल देते हैं? KOH। एयर के साथ क्या डाल दिया? KOH। और यहां पे साथ साथ में क्या डाल दिया? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां पे साथ में क्या डाल दिया? बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करा दिया। मतलब KOH है तो मतलब बेसिक मीडियम है। इतने सब रिएक्शन डाल करके मतलब ये पूरी मेटलर्जी का प्रोसेस करा दिया। हमेशा देखो, एक बात समझ लो, मेटलर्जी के प्रोसेस तुमको बता देते हैं। मेटलर्जी में क्वेश्चन पूछा था इस बार जेई में, बराबर है कि नहीं बराबर है? लेकिन थोड़े से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जेई ने जब पेपर पूछ लिया है, तो जेई का पेपर करने के बाद जो है क्वेश्चंस में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि आपने सिलेबस के पार्ट से हटा दिया है, फिर क्यों इसको क्वेश्चन में दे दिया है। पता चला है कि नहीं पता चला भाई? कैफ हाँ, नहीं पता चला है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि जेई के पेपर में जो क्वेश्चंस बाहर से पूछे गए थे उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद लोग धरने पे बैठ गए। ठीक, धरने पे बैठ गए तो उस पर यह हुआ कि एनटीए ने उन क्वेश्चंस को बोनस कर दिया है, खारिज कर दिया उन क्वेश्चंस को। मतलब 4-5 क्वेश्चन है जिसको खारिज कर दिया कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अब ये नहीं बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन के, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस था उसको कर दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि तुमने अर्थक्रस्ट से ओर निकाला, ओर और मिनरल में डिफरेंस होता है। ओर और जो अर्थक्रस्ट से तुम निकालते हो क्या होता है? मिनरल। वो क्या होता है? मिनरल। और मिनरल अगर डायरेक्ट आपके बेनिफिट में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ओर। और मिनरल तो ऐसे बहुत पाया जाता है। तो हम मिनरल निकाले, मिनरल से बेसिकली ओर निकाले, और ओर को अपने डायरेक्ट फायदा में लेके आना है। तो ओर तो निकल के आएगा तो वो तो एकदम कीचड़ जैसा होगा। तो ओर का सबसे पहला काम क्या होता है? कंसंट्रेट। यू हैव टू कंसंट्रेट, यू हैव टू। और कंसंट्रेशन में कितने मेथड यूज होते हैं सुन लो, ध्यान, दिल दिमाग गुर्दा तिल्ली फेफड़ा खोल करके सुन लो। किसके बारे में बता रहा हूं मैं? ओर के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं? ओर के बारे में। ओर को जब तुम अर्थक्रस्ट से निकालते हो तो सबसे पहले उसका प्रोसेस क्या करते हो? कंसंट्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में हमारे पास कौन कौन से पार्ट? कंसंट्रेशन में सबसे पहला पार्ट कौन सा हमारे पास में? ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन, और कौन सा? लीचिंग। ठीक, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग। और उसके बाद में उसको क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। उसके बाद में क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ऑक्सीडेशन के बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन रोस्टिंग करोगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा? सर रिडक्शन। कौन सा आएगा? रिडक्शन। रिडक्शन में कौन कौन सा रिडक्शन आता है हमारे पास में? कार्बन रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, कार्बन रिडक्शन हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया, थर्माइट रिडक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे रिडक्शन होंगे। ठीक, और रिडक्शन करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? रिफाइनिंग करना पड़ता है। इतने प्रोसेस हमको करने पड़ते हैं मेटलर्जी के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं? रिफाइनिंग में कौन कौन सा आता है हमारे पास में? लिक्वेशन आता है, वेपर फेज रिफाइनिंग आता है, मोन्स प्रोसेस आता है, निकल प्रोसेस आता है। ठीक है, मतलब मोन्स प्रोसेस आता है, वन अर्कल प्रोसेस आता है। मोन्स प्रोसेस हमेशा निकल के लिए होता है, वन अर्कल के लिए किसके लिए होता है? ताई जरा हाफ रफ्तार से, ताई जरा हाफ रफ्तार, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफोनियम। और याद रखना, मोन्स के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? निकिल। मोन्स किसके लिए यूज होता है? निकिल के लिए। मोनी, मोनी कौन? मोनी। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का? ठीक तुमको तो याद ही हो जाएगा ना बहन, तुम्हारी बहन याद हो जाएगा, तुम्हारी बहन। ठीक, चलो खैर। तो MnO2 पायरोलुसाइड ओर है, ब्लैक कलर का है, और एयर और KOH के साथ जब रिएक्शन डालोगे तो ये क्या बनेगा? ये मैंगनेट बन जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट, K2MnO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? K2MnO4। अब K2MnO4 का जब फॉर्मेशन होगा बेटा, K2MnO4 का फॉर्मेशन होगा तो K2MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? K2MnO4 के अंदर अब आपके पास में 2-3 मेथड है। कौन कौन सा है? सर आप एक तो काम करिए, क्या एसिडिक मीडियम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? एसिडिक मीडियम। ठीक, अगर ये तो अगर बेसिक होता तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन एसिडिक मीडियम डाल दिया, या फिर आपने ओजोन डाल दिया। क्या डाल दिया? ओजोन। या फिर आपने क्या किया? इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। तो क्या ये तीनों प्रोसेस से KMnO4 का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? KMnO4 का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? सर ये भी KMnO4 का फॉर्मेशन करेगा, ये भी KMnO4 का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आप ये बता दीजिए सर बेस्ट मेथड कौन सा है? यहां पे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। सर मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को हम लोग लेते हैं,
कि जनरली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बेस्ट मेथड ये यूज करते हैं। एसिडिक मीडियम में करोगे तो अननेसेसरी का एक प्रोडक्ट आ जाएगा, इसके अंदर भी करोगे तो अननेसेसरी एक प्रोडक्ट आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में कोई प्रोडक्ट नहीं आता है, बात बराबर। और इलेक्ट्रोलिसिस हमारे हाथ में कंट्रोल होता है। खत्म हो गया क्या, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr2 क्या खत्म हुआ, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2। ठीक, अब नेक्स्ट आपको एक बात बता देता हूं, क्या प्रॉपर्टीज, क्या बता देता हूं बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने लेक्चर 2 में ये बताया था ना, हमने कहा था प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 करेंगे, और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 करेंगे, और तीसरा क्या है हमारे पास में, ये एक काम कर लेते हैं, इस पे हम हेडिंग डाल देते हैं बी, है ना, इस पे हेडिंग डाल देते हैं बी, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी डिस्कस करनी बेटा, तीसरी चीज क्या डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2। सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, KMnO4 एंड K2Cr2, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, K2Cr2O7 कहती बात बराबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2। अब बताइए जरा सर, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2 तो हो गया, सर क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या मैं बोल सकता हूं कि पहली प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है सिराज, दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ सबसे पहले प्रॉपर्टी तो यही ना कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, रीजन बताओ भाई चांद, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये लोग, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग इसलिए होते हैं, अगर मैं बात करूं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं सर, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पीछे रीजन बताओ, अरे बताओ रीजन, गुड ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों, अरे अपने ग्रुप में क्यों होते हैं, अपने पीरियड में क्यों होते हैं, अपने ग्रुप और अपने पीरियड में क्यों होते हैं। ये आज कैमरा बार बार फोकस कर रहा है क्या, मैं तो स्मार्ट लग रहा हूं, सही तो लग रहा है? सुनो, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पीछे रीजन होता है बेटा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या Mn और क्रोमियम अपने पूरे पीरियड में सबसे हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वालों में से है कि नहीं है, क्रोमियम +6 रखता है और Mn कितना रखता है, +7। तो क्या मैं बोल सकता हूं ड्यू टू क्या, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियड, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियड। क्या ये बात एकदम सही है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियड हो गया। अब दूसरी क्या बात कर सकता हूं मैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियड के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं कि अगर डी ब्लॉक की बात करूं तो नीचे आने पे, याद है ना, नीचे आने पे मैं एक आपको फैक्टर बता सकता हूं कि नीचे आने पे क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन मैं बोल सकता हूं इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक क्या बोल सकता हूं बेटा, इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, higher oxidation state is more stable, higher oxidation state is more stable down the group, higher oxidation state more stable down the group। बताओ रीजन, डाउन द ग्रुप। और इसको हम लोग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग ये बोलते हैं ना कि रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ये रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या इन्हीं दो कारणों से रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको सर, क्या इन्हीं दो कारणों से, इन्हीं दो कारणों से मैं बोल सकता हूं कि इसको, इन्हीं दो कारणों से इसको क्या बोल सकता हूं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये नीचे आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी के अंदर एक एग्जांपल ले लें। क्या ले लेते बेटा, एक एग्जांपल, हमारे पास CrO3 है, क्या है, क्रोमियम और मॉलिबेडनम, MO और O3 मॉलिबेडनम, और हमारे पास क्या है, टंगस्टन। तीन है कि नहीं है, तीन है कि नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूछेगा कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा बताओ, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका भी +6 है, इसका भी +6 है। बताओ +6 किसका ज्यादा स्टेबल है सर, नीचे आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये +6 है तो +6 में रहना चाहेगा ना, कि कहीं आगे जाने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इसका +6 तो चाहेगा कम हो जाए ना, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले का स्टेबल है कि लोअर, लोअर के हायर, लोअर स्टेबल है ना, तो +6 वाला तो चाहेगा ना कि किसी को, मतलब किसी को ऑक्सीडाइज करके उसका इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो क्या इन तीनों के अंदर बताओ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, ठीक है, ये क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर करना चाहता हूं, नीचे वाले क्या करना चाहते हैं, हायर। क्या इसका +6 हायर है, स्टेबल है, यस सर, नहीं बहन, उड़ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक, पहला फैक्टर।
तो पहला फैक्टर हमारे पास में क्या हो गया बेटा कि KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग, हमने क्या बोला, हमने कहा KMnO4 and K2Cr27 आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल एंड ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेज आर मोर स्टेबल इन देयर ग्रुप। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अब दूसरा हमारे पास ये पहला हो गया, हमारे पास ये पहला क्या हो गया बेटा 1, ये कैसा हो गया हमारे पास 1। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि KMnO4 क्या है बेटा, KMnO4 दूसरा सुनो, KMnO4 इज, सुनो ध्यान से, KMnO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्या बेटा, देन K2Cr27। अच्छा इसके पीछे रीजन क्या होता है सर? बहुत आसान रीजन है सर, यहां पे KMnO4 है ना बेटा, क्या है ये KMnO4 है, और KMnO4 हमेशा कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, Mn+2 में जाएगा, किस में जाएगा Mn+2 में, ये तो जाएगा कि नहीं सर? यहां पे कौन है K2Cr27, यहां पे कौन है K2Cr2O7, सर K2Cr27 कन्वर्ट होकर किस में जाएगा Cr+3 में, किस में जाएगा Cr+3 में। बात बराबर है कि नहीं सर? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7, उधर +2, यहां पे कितना है +6 और यहां पे +3। आप बताओ जरा बेटा कि यहां पे जब इसका +7 है तो मतलब इसके अंदर 4s 0 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d कितना होगा, 3d भी 0 हो जाएगा ना। सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके कि नहीं निकल चुके, बराबर है कि नहीं बराबर है? ये अर्गन है 4s 0 और 3d 7। जब यहां पे बात आई होगी तो यहां पे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? इस बार इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4s 0 से 3d5, और क्या 3d5 हाफ फील्ड है? बोलो 3d5 कैसा है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या स्टेबल होता है कि नहीं होता है? बोलो हाफ फील्ड कैसा होता है, स्टेबल होता है कि नहीं होता है? अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे 4s 0 और यहां पे भी 3d 0 होगा, अगर मैं बात करूं आर्गन की, क्रोमियम +6 की। लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 4s 0 और 3d 3, ये तो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, 3d 3 इसी में तो कन्वर्ट हो रहा होगा कि नहीं, 3d 3 3d 4 में, 4s1 और क्या होता है 4s1 और 3d5 होता है, तो 3d 3 में कन्वर्ट हो रहा होगा ना, 3d 3। तो बताओ यहां पे d5 ज्यादा स्टेबल होगा चांद या d3? तो d5 ज्यादा स्टेबल होगा तो कोशिश करेगा KMnO4 कन्वर्ट हो कि ना हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr27? क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब इसका लास्ट फैक्टर है, लास्ट फैक्टर बट नॉट लीस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, और फिर इसके बाद में रिएक्शन। ये सब एनसीईआरटी में बातें लिख रखी है, एनसीईआरटी में बात क्या लिख रखी है। दूसरा हो गया, तीसरा फैक्टर की बात करता हूं बेटा। तीसरा फैक्टर क्या है जो इसकी प्रॉपर्टीज है? तीसरा फैक्टर क्या बोलता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज अनस्टेबल, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है Mn का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, Mn का +7 है ना, और +7 को इतना इलेक्ट्रॉन निकाल ले किसी की औकात है क्या +7 की? तो मैं बोल सकता हूं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज अनस्टेबल बट इट इज स्टेबलाइज, बट ये स्टेबलाइज भी हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? इनके अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन लग जाते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड है कि Mn के पास में F7 लगा दें तो क्या ये स्टेबल है? ये स्टेबल है सर। Mn के पास में F6 लगा दें तो क्या ये स्टेबल है सर? Mn के पास में F5 लगा दें तो क्या ये स्टेबल है सर? Mn के पास में F4 लगा दें तो क्या ये स्टेबल है? बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं सर? Mn के पास में अगर F7 लगा दें तो ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं स्टेबल होगा? क्यों नहीं? कभी तुमने कोई कंपाउंड पढ़ा है क्या MnF7? नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? साथ फ्लोरीन लगा दोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के मारे टूट नहीं जाएगा ये। तो क्या MnF6 के पास 6 लगा दे तो क्या स्टेबल है? नो सर। सर यहां पे 5 लगा दे तो क्या स्टेबल है? नो सर। Mn मैक्सिमम अपने चारों तरफ एटम कितने लग सकता है? 4। तो फिर +7 इसका स्टेबलाइज कैसे होगा सर? +7 इज स्टेबलाइज बाय नॉट बाय फ्लोरीन, इट इज स्टेबलाइज बाय ऑक्सीजन। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में एक कंपाउंड है MnO4-, क्या है MnO4-, क्या इसके +7 को स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं? यस। क्यों? ऑक्सीजन ही कर रहा है। लेकिन कितने ऑक्सीजन लग सकते हैं? मैक्सिमम 4 ही तो लग सकते हैं, और 4 लग रहे हैं लेकिन 4 ही स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। तो मैंगनीज का +7 स्टेट स्टेबल होता है, किसके साथ होता है? जब वो किसी के साथ कंबाइन हो। तो क्या फ्लोरीन के साथ या किसी और के साथ? सर ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के साथ जब करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से खुद ही टूट जाएगा। तो फिर कौन करेगा? तो ऑक्सीजन करेगा। तो क्या ऑक्सीजन MnO4 कर सकता है? यस सर, बिल्कुल कर सकता है। सर
MnO3 और F, यस सर ये भी कर सकता है सर, MnO2 ये भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। आप तो ये भी बता चुके हैं हमको कि Mn2 और O10 भी कर सकता है, Mn2O10, हाँ Mn2O10 भी कर सकता है। कैसे, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं सर। Mn2O10 का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो हर ऑक्सीजन के पास है तो ऑक्सीजन 4 ही ना, देखो 1 2 3 और 1 4, इधर भी 1 2 3 और 1 4, ऐसे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब 4, हाँ ये लो ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक के पास 5 आ जाएगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, 5 5 5, हाँ तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, 5 ही आएगा बेटा। अरे 10 है तो 5 5 डिवाइड नहीं हो जाएगा, बराबर कि नहीं बराबर। तो क्या बात ये समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूं कि KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात बराबर है कि नहीं बता सकते। तो रिएक्शन ऑफ KMnO4 लिख लेते हैं, क्या लास्ट टॉपिक है क्या, रिएक्शन ऑफ KMnO4, क्या लिख लेता हूं मैं, रिएक्शन ऑफ KMnO4। ठीक, देखो जिसके पास नोट्स होगा हमारा, जिसके पास नोट्स होगा ना उसको बहुत मजा आ रहा होगा, क्यों, जिसके पास नोट्स उसको मजा आ रहा है, सौम्या मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है। देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में, Mn+2 में, और एसिडिक मीडियम में H+ के मीडियम में। अब इसमें जो भी होगा, तो अगर ये +2 में हुआ है तो +7 से +2 में हुआ है तो ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ है, खुद को तो रिड्यूस किया ना, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पे तुम कोई भी एलिमेंट डालो, कोई भी एलिमेंट डालो, ये सबको खटाखट कर देगा। बताओ सौम्या बताओ किसको करना सबसे पहले, Fe+2 है, बताओ कहां चला जाएगा, Fe+3 में, बोलो सही कह रहा हूं सर, Fe+3 है, ओ Sn+2 है, कहां चला जाएगा, Sn+4 में, बराबर सर। C2O4 2 माइनस है, C2O4 2 माइनस है, किसमें चला जाएगा, CO2 में। और बताओ H2S है, किसमें चला जाएगा, सल्फर में, और ये कैसा बन जाएगा, येलो PPT, बराबर है सर। और बताओ और क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, किसमें चला जाएगा, O2, बराबर। और बताओ SO2 है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में, बराबर है कि नहीं बराबर है। क्या सारी चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। आओ KMnO4 K2SO7 के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी डिस्कस कर देते हैं, इसी लगा हाथ कर दे डिस्कस, कोई बुरा तो नहीं मानोगे। देखो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से होंगे बेटा, सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करें तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक, हम ये बात बोल सकते हैं कि हम लोग KMnO4 को एसिडिफाई कर रहे थे, हर बार क्या कर रहे थे बेटा, एसिडिफाई कर रहे थे, बराबर है कि नहीं। बच्चे रोजे से है ना बेटा, हम भी रोजे से, पानी तो पी रहे हैं, अब हम ना पिए बेटा तो क्या करें, हमारा तो गला ही सूख जाएगा, मुंह घुमा के पिया करें, कैसे, पानी ऐसे मुंह घुमा के पिया करें। अच्छा अच्छा ऐसे पीना था, ओके 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 समझ गया बेटा। देखो पहला रिएक्शन है टू एसिडिफाई KMnO4, टू एसिडिफाई KMnO4। हम लोग KMnO4 को एसिडाई करना चाहते हैं एसिडिक मीडियम में, तभी तो +2 में कन्वर्ट होगा। अब एसिडिफाई करने के लिए आप पता लगा करना था एसिडिफाई, है ना, जैसे होता नहीं है कि जैसे मान लो हम एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए पनीर भून करके, हाँ मान लो पनीर या चिकन ही कह लो, चलो चिकन रोस्टेड जब बनाना है, ठीक, तो चिकन रोस्टेड बनाना, तो मान लो चिकन रोस्टेड पे लेके गए, तब उसको रोस्ट पे हमने चढ़ाया, मतलब जो अंगारा होता है उस पर लगाया, मैंने सीख पे लगाया, तो मैं उसको भूनता हूँ ना धीमी धीमी आंच पे, तो हमको बनाना ना चिकन को, तब तो उस पर भूनते हल्की हल्की आंच पे, पता लगा जलते हुए कोयले में लेके गए, चिकन को उठा के डाल दिया हमने, काला हो गया, तो उससे कोई फायदा है क्या हमारा। हमको ऐसा करना है ना कि हमको रिएक्शन करा करके कुछ बनाना है।
अब हमको ये KMnO4 को एसिडिफाई कराना है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे ना। अब उठा के कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया और कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, KMnO4 को खत्म कर दिया उसने, तो क्या एसिडिफाई किए तुम, कोयला बना दिया सब तुमने। ये तो हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको ये बात पता है कि KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए, ध्यान से देखना, कि KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक एसिड का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली कौन सा एसिड टू एसिडिफाई KMnO4, डाइल्यूट H2SO4 यूज। क्या यूज होता है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है। क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, या कोई भी डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हो। अब ये कौन कौन सा यूज नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लिया है, ये नहीं यूज करेंगे, ना ही तो कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे कि कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर लिया, ये भी नहीं करेंगे। तो ना तो ये यूज करेंगे, ना ये यूज करेंगे, ना हम चले लाओ HI कर ले, नहीं बेटा, HBr कर ले, नहीं बेटा, ना HCl कर ले, नहीं बेटा, ये सब नहीं करेंगे हम। डन ना, तो मतलब ये सब एसिड हम लोग नहीं करेंगे। तो टू एसिडिफाई वी हैव टू यूज डाइल्यूट H2SO4, टू एसिडिफाई KMnO4 वी हैव टू यूज डाइल्यूट H2SO4। बात बराबर है कि नहीं बराबर? पहली बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताता हूं, दूसरा रिएक्शन है ना, ये पहला रिएक्शन हो गया, मैं दूसरा बताता हूं, दूसरा रिएक्शन मैं बताता हूं। ये पहला रिएक्शन हो गया, पहला इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपने एक बात रिएक्शन पढ़ा होगा KMnO4 के बारे में। आप हर बार जब KMnO4 का रिएक्शन करते हैं तो आप ज्यादातर क्वेश्चन H2C2O4 के साथ किए होंगे। H2C2O4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, Mn+2 बनता है, Mn+2 बनता है, और साथ साथ में क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक, अब इसकी बात करूं मैं तो दिस रिएक्शन इज स्लो इनिशियली। ये रिएक्शन कैसा है, दिस रिएक्शन इज स्लो इनिशियली। ये रिएक्शन कैसा है, स्लो है, और कहां पे, इनिशियली। दिस रिएक्शन इज स्लो इनिशियली बट विग्रस, बट विग्रस आफ्टर सम टाइम। बात बराबर है कि नहीं, बट विग्रस आफ्टर सम टाइम। सर क्यों, ये विग्रस क्यों हो जाता है आफ्टर सम टाइम? हाँ सर, रीजन है, बट विग्रस आफ्टर सम टाइम क्यों? क्योंकि ये जो Mn+2 है ना, ये कैसा बिहेव करने लगता है, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक, ऑटो कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, ऑटो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो जितनी तेज रिएक्शन बनेगा उतने ज्यादा Mn2 बनेगा, और Mn2 बनता जाएगा, रिएक्शन होता जाएगा, तो क्या होगा, धीरे 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 तो रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं हो जाएगा। और जब भी कोई रिएक्शन जो होता है, मैंने कई बार बोला है ना, कि जिस दिन तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो गए ना, जिस दिन तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, उस दिन तुम्हें पढ़ने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा, खुद तुम इतना मोटिवेट होगे कि अपने आप। और हमने कहा था सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहोगे, और कल तुम कितना कैसे पढ़ोगे। आज तुम जितना ज्यादा पढ़ लो, कल उतने ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। अगर तुमने आज 8 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, तो कल तुम्हारा मन करेगा कि 11 घंटा तो कम से कम हम पढ़ ही ले। ठीक, 11 घंटा से ज्यादा पढ़ने की मन जरूर कोशिश करेगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर? जस्ट लाइक ऑटो कैटलिस्ट, जब खुद के लिए, खुद मतलब तुम्हारा सिलेक्शन खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए तो सिलेक्शन हो ही जाता है। बराबर बात कि नहीं बराबर है? ठीक, अब ये रिएक्शन लिख लिया। ठीक, इस बार देखो नीट ने सवाल पूछा था, अगर किसी को याद हो तो देखो, हमारे पास जो है आयोडाइड माइनस है, जो ना आयोडाइड माइनस, आयोडाइड रिएक्ट डिफरेंटली, आयोडाइड रिएक्ट कहां, डिफरेंटली, आयोडाइड रिएक्ट डिफरेंटली with KMnO4 in different medium। आयोडाइड रिएक्ट डिफरेंटली है ना बेटा, आयोडाइड रिएक्ट डिफरेंटली विथ KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास I माइनस है, ये क्या है, I माइनस है, I माइनस है, और इसको क्या किया हमने, इसको क्या किया है सर, ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ, KMnO4 के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 के साथ रिएक्ट कर दिया बेसिक मीडियम में। जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो ये I माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, I2 में। ये I माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। यही रिएक्शन दे रखा था इस बार कि KMnO4 और आयोडाइड माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Mn+2 और I2 बनेगा। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना था। ये सवाल तो पूछा हुआ था जेईई में, इस बार के रिडॉक्स में, ये एनसीईआरटी में दे रखा, आपको रिडॉक्स चैप्टर में मैंने करा रखा है। जब बेसिक मीडियम में करता है OH माइनस में, तो ये क्या बन जाता है, IO3 माइनस आयोडेट। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? दूसरा रिएक्शन ये हो गया हमारा। ठीक, अगर मैं तीसरे रिएक्शन की बात करूं बेटा, तीसरे रिएक्शन की, तो हमारे पास तीसरे रिएक्शन की बात करता हूं मैं, हमारे पास एक चीज और है, K2Cr2 किसकी बात कर रहा हूं बेटा, K2Cr2O7। अब K2Cr2 का आप जब किसके साथ रिएक्शन कर देंगे, किसके साथ, H2O2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर,
इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के साथ, अब ईथर के साथ जब रिएक्शन करे तो K2Cr2 जब भी प्रोक्साइड लोगे तो क्या प्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं? तो यहां पे क्या बनेगा? CrO5। अब CrO5 एक कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। आपको लगता होगा कि इसका ज्यादा होता है। और CrO5 कैसे बनता है सर? ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? CrO5 है, इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कुछ चीजें याद रखने वाली होती है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे क्रोमियम जो है जब भी +3 में आएगा तो इसका कलर कैसा होगा, पायरोलोसाइट का कलर कैसा होगा, क्रोमेट का कलर कैसा होगा, डाइक्रोमेट का कलर कैसा होगा। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, नेक्स्ट इसकी बात करता हूं। एक रिएक्शन और बची है हमारे पास में। एक रिएक्शन और कौन सी बचा है बेटा? जब तुम लोग दारू पीते हो, है ना, क्या पीते हो? दारू। हाँ, तो एक दारू पीते हैं, ठीक है, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, ठीक। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट की बात करें तो हमारे पास जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल, जब तुम अल्कोहल पी रखे हो तो पहले के जमाने में क्या करते थे? पहले के जमाने में जैसे जब हम लोग का जमाना था, हम और सूरज सर जब कहीं बाहर जाते थे, पार्टी वार्टी करके आते थे, तो हम लोग से जो है लाइन पे चलवाता था। पुलिस वाले जो होते थे क्या करते थे? लाइन पे चलवाते थे। जैसे सीधी लाइन खींच दिए, अब सीधी लाइन पे चलवाते थे। तो मान लो सीधी लाइन पे अगर चल दिए, ऐसे सीधे चल दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका दारू आपने नहीं पी रखा, क्योंकि दारू पीने के बाद क्या होता है? सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है। सेरिबेलम डिस्टर्ब होगा, और सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? बॉडी बैलेंसिंग डिस्टर्ब। ठीक, तो हम तो सीधी लाइन पे चले जाते थे। अरे सूरज सर भी चले जाते थे। अरे मतलब मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं भाई, तुम लोग गलत समझ रहे हो। देखो, हम और सूरज सर तो चले जाते थे, बाकी जब पीछे वाले हमारे आते थे वो नहीं चल पाते थे, तो उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते थे। ठीक, मतलब सूरज सर के पीछे जो कोई आता था, ठीक, हम और सूरज सर तो लाइन पे चले जाते थे। हाँ, नहीं, हमारे पीछे तो सूरज सर ही थोड़ी, हमारे सूरज सर साथ में चलते, पीछे थोड़ी चलते हैं। हाँ, तो चलो अच्छा। हाँ, तो खैर, अब लेकिन अब होशियार हो गए, ठीक है। फिजिक्स के मास्टर थे, दिमाग लगा दिया कि लाइन पे कैसे चलना है, एंगल बना बना के, ठीक है, दूसरों को सिखा दिए। तो दूसरों को सिखा दिए, तो अब वो सब लोग होशियार हो गए। अब वो क्या करते हैं? देखा होगा, ठीक, देखा होगा, अब वो चलते हैं तो एकदम सीधे सीधे, मतलब चलने कहते नहीं कि कई लोग बड़े होशियार होते हैं। अरे दो लोग बड़े होशियार, एक लोग बोले पता है आई हैव अ ग्रेट टैलेंट। हमने कहा कौन सा टैलेंट? बोला है कि हम दारू पी ले। मतलब एक अभी हमारे दोस्त मिले थे, बोले कि हम, कह रहा कि देखो हम बियर पी के आए हैं, आपको पता चल रहा है? और मुझे साफ साफ पता चल रहा था। तो हमने कहा नहीं, पता नहीं चल रहा है कि तुम बियर पियो। तो कह रहा देखा नहीं पता है। तो हमने कहा क्योंकि तुमने दारू भी पी है। ठीक है, तो कह रहा कि नहीं, कह रहा चलो तुम तो मान लो जानते हो तो तुम्हें तो पता होगा। कह रहा हमारा जो है घर पे जाते हैं ना, हमारी वाइफ भी नहीं जान पाते, हमारे पापा भी नहीं जान पाते, जाते सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। एक लोग आए, बोले कि हमारे अंदर गजब का टैलेंट है। हमने कहा क्या? बोले पापा के साथ आए, पापा जो है चिकन लेके आ गए और बोले कि लो खाओ। अब चिकन खाना, तो अब मेरे मुंह में कमला पसंद। तो हमने कहा तो कह रहा मैं कमला पसंद एक साइड में दबा लिया ऐसे, और कह रहा इधर से चिकन खा लिया, कमला पसंद मुंह में नहीं गया। चिकन खाने के बाद, पानी वानी पीने के बाद फिर कमला पसंद थूका। हमने कहा ये कौन सा टैलेंट होता है? कई लोग बताते कि ऐसा टैलेंट है हमारे पास में। ठीक, तो भाई टैलेंट की कदर करिए, ठीक है, टैलेंट बहुत है, और ऐसे टैलेंट वालों को इंडिया गॉट टैलेंट बन गया है ना। ठीक है, अभी कल मैं देखा तो पाइप के ऊपर ड्रम रख करके जो ऐसे हिला करके जो उसमें से पानी छलका रहा था। मतलब ऐसे, मतलब बहुत सारे तरीके के टैलेंट है। खैर, हाँ, तो अभी क्या हुआ, पुलिस वाले भी होशियार हो गए, पढ़े तो वो भी लिखे, पढ़े लिखे तो वो भी थे। उन्होंने एक केमिकल लिया जिसका नाम क्या है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। अब कहते हैं ना फूंक मारो, नहीं, अब कुछ लोग से कहते हैं फूंक मारो, दारू पहले तो फूंक मारते हैं। वो फूंक नहीं मारते। ठीक, तो अब जब फूंक मारने की बात करें, जब फूंक मारिएगा तो क्या होगा? C2H5 क्या होगा? अल्कोहल होगा। C2H5 क्या होगा? अल्कोहल होगा। तो अब ये अल्कोहल जब K2Cr2 के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल जब K2Cr2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो K2Cr2 के साथ रिएक्शन करके किधर चला जाएगा? ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? क्रोमियम +3 बन जाएगा। ठीक, क्रोमियम +3, और इसका कलर कैसा आता है? हमेशा ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। और इसका कैसा होगा? ये सर CH3 और COH होगा। तो वो ऑरेंज कलर जैसे ही रेड में कन्वर्ट हुआ, और सॉरी ऑरेंज कलर जैसे ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, समझ गया कि तुम पी के आए हो, अब तुरंत चालान काट देता। तो उसमें तो तुम कितना भी हो नहीं कर सकते, या तो फिर तुम क्या करो कि तुम ऐसा कुछ कर लो कि रिड्यूसिंग एजेंट पी लो कोई, कि जब फूको तो रिड्यूसिंग एजेंट जाए।
है ना, मिल जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कुछ ऐसा पी लो, ठीक है, कि इसको रिड्यूस ना कर पाए। नहीं तो K2O7 रिड्यूस होगा, अल्कोहल रिड्यूस करेगा तो कलर तो वो देगा, क्योंकि हमको ये बात पता है कि क्रोमियम का कलर हमेशा कैसा होता है, अगर +3 स्टेट में तो ग्रीन कलर का, और अगर वो +6 में है और उसमें डाइक्रोमेट के फॉर्म में तो ऑरेंज, और क्रोमेट के फॉर्म में है तो किस कलर का, येलो कलर का होता है। तो ये है हमारे पास डिटेल स्टडी ऑफ K1O4 और K2Cr2 ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया है, ये डिटेल पढ़ा दिया, यही मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, है ना, इतने तो क्लास में पढ़ाता हूँ। अब हमारे पास में क्या बचा रहेगा, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक के अंदर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, उसके ग्राफ, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये छोटी छोटी बातें पढ़नी है। तो इसको हम लोग अगले दिन पे पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल खत्म कर लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा डी ब्लॉक। इसी बीच में कोऑर्डिनेशन भी खत्म कर लेंगे, इनऑर्गेनिक पूरी खत्म। चलिए आज की सभा बर्खास्त।